Hari. Hello students in today class we are going to discuss another important and interesting topic, that is the Champaran movement. चंपारण मूवमेंट स्टूडेंट्स, ये गांधी जी का पहला सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का। और जब हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपके माइंड में बात स्ट्राइक करती है 1930 में जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाया था, नमक तोड़ कानून की जो मूवमेंट थी वो था। लेकिन वो गांधी जी का सीडीएम जो 1930 का जो था वो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं थी। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी की चंपारण मूवमेंट थी, जो 1917 में जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पहले इसकी डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या था चंपारण का, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, ये मूवमेंट क्या था, क्यों था, क्या इसके कॉजेज़ थे, और बाद में इसके रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम चंपारण की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, चंपारण जो है ये बिहार का एरिया है। ये बिहार का, ये इंडिया का मैप है, इसमें बिहार स्टेट है। ये बिहार में इस एरिया में चंपारण है, ये चंपारण है। तो इस चंपारण में ये रिवोल्ट हुआ था, जिसको चंपारण मूवमेंट कहते हैं या इंडिगो रिवोल्ट भी कहते हैं। नील की खेती वहाँ पर की जाती थी। तो इस मूवमेंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम चंपारण की बैकग्राउंड की बात करते हैं तो चंपारण जो है लिटरली इसका मतलब होता है, दो वर्ड्स हैं इसके अंदर। एक है संधि विच्छेद है इसमें, एक तो चंपा वर्ड है और दूसरा आर्यन है। तो चंपा का मतलब है एक ट्री, जिसमें आपने चंपा के फूल के नाम भी सुने होंगे, चंपा का पेड़। तो ये, और आर्यन का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो इस एरिया में जो भी मैंने आपको मैप में दिखाया था, वहाँ पर चंपा के फॉरेस्ट के बहुत पेड़ थे, जंगल था चंपा के पेड़ों का। तो दैट्स वाई दिस एरिया वाज नोन एज द चंपारण। इसको लिटरली मीनिंग चंपारण का ये मतलब है। और ये चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट था, ये 1866 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। 1 दिसंबर 1971 में इस चंपारण को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण का जो हेडक्वार्टर था वो मोतिहारी, और वेस्ट का बेतिया, बिहार के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे कि ये मूवमेंट था क्या, वाई, और ये मूवमेंट क्यों शुरू हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, दिस मूवमेंट को हम इंडिगो मूवमेंट भी कहते हैं। तो इंडिगो क्या होता है, इंडिगो का मतलब नील होता है, ब्लू डाई होती है ये, जो कि एक कैश क्रॉप थी। और इसमें यूरोप में, इंग्लैंड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो और इसको जो ग्रो किया जाता था, जो फार्मर्स इसकी जो क्रॉपिंग करते थे, जो इसकी खेती करते थे, उसमें एक सिस्टम होता था, 3 खतिया सिस्टम के अंडर में इसको ग्रो किया जाता था। इसको 3/20 सिस्टम भी बोलते थे। तो 3 खतिया सिस्टम में इंडिगो को उपजाया जाता था, 3 खतिया सिस्टम के अंदर। अब खतिया का मतलब क्या होता है, खतिया का मतलब बीघा से लेते हैं हम लोग। तो जैसे जब हम लैंड को मेजर करते हैं तो उसकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर्स है। तो उसी तरह से बीघा के अंदर में की भी एक लैंड की एक मेजरमेंट होती है। तो एक बीघा जो है वो करीब 17,500, और एग्जैक्टली देखा जाए तो 17,452 स्क्वायर फीट के बराबर का एरिया होता है एक बीघे का। तो अब जो 3 खतिया सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन नील की खेती के लिए, जहाँ फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि आपको नील की खेती ज़रूर करनी है, इंडिगो प्लांटेशन करना है आपको। तो उसमें 20 खतिया का मतलब है, ये 3/20 जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो 20 खतिया का मतलब है 20 बीघा। एक खतिया 1 बीघा के बराबर होता है, और 1 बीघा का मतलब है 17,500 स्क्वायर फीट के, मतलब करीब 17,500 स्क्वायर फीट, 17,452 स्क्वायर फीट का एरिया होता है उसका। तो अब इसका मतलब यहाँ पर 3 खतिया का मतलब ये था कि किसी फार्मर के पास जो टोटल लैंड है उसकी वो 20 बीघा है। तो उस 20 बीघा में से जो 3 पार्ट होंगे, 3, उसके अंदर वो इंडिगो कल्टीवेशन करेगा। तो इसलिए इसको 3 खतिया सिस्टम बोला गया था, 3/20। तो टोटल लैंड जो थी वो 20 बीघा अगर लैंड है तो उसमें से 3 बीघे के ऊपर इंडिगो प्लांटेशन होगा, और वो फोर्सफुली करवाते थे कैश क्रॉप की वजह से प्लांटर्स से। तो ये जो लैंड थी चंपारण की, ये अंडर परमानेंट सेटलमेंट में था। ये परमानेंट सेटलमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। तो परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिश ने इंडियन जमींदारों को लैंड देते थे। तो यहाँ पर जो लैंड थी वो जमींदार्स को दी गई थी, और जमींदार्स ने आगे ठेकेदारों को वो लैंड दे दी लीज पर। लीज का मतलब होता है कि उस लैंड को पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्टार्ट किया वो 10 साल के लिए स्टार्ट किया था। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, दैट कुड बी 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल का एक पर्टिकुलर पीरियड फिक्स कर लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। और इसमें ठेकेदारों से उन्होंने फिक्स किया, जमींदारों ने, कि हम आपको इतने साल तक के लिए लैंड दे रहे हैं लीज पर, परमानेंटली नहीं दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, और उससे आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हमें देते रहेंगे। तो ब्रिटिश ने लैंड दी
जमींदारों को, और जमींदार ने आगे जाकर वो लैंड ठेकेदारों को दे दी। अब उसमें ठेकेदार जो थे वो यूरोपियन प्लांटर्स थे। ठेकेदार जिसमें थे वो यूरोप के पीपल थे जो प्लांटिंग करवाते थे, जो खेती करवाते थे, और वो इनको लीज पर दी गई, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और एक फिक्स पीरियड के लिए दिया गया, और फिक्स्ड रिवेन्यू वो उनसे चार्ज करते थे। और रिवेन्यू चार्ज करने के बाद जैसे जमींदार ने ठेकेदारों को लैंड दे दी, अब उसके बाद ठेकेदार बिल्कुल फ्री थे, वो फार्मर्स का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन और शोषण करते थे उनके ऊपर किसानों की प्रॉब्लम सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, और किसानों को इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो रिवेन्यू के लिए इंडिगो के लिए 1813 में फर्स्ट इंडिगो फैक्ट्री लगाई। बाड़ा नाम का एक विलेज है चंपारण में, वहाँ पर बाड़ा विलेज में 1813 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई गई इंडिगो की, और इससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने करना शुरू किया। उनको फोर्सफुल कराते थे, पैसा उनको कम देते थे, काम ज़्यादा करवाते थे, इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था। और 1900 ईयर के बाद यूरोप के अंदर एक सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस होने लगा। तो सिंथेटिक इंडिगो जब बनने लगा तो इंडिया का जो इंडिगो था, जो यहाँ से जो इंडिगो एक्सपोर्ट करते थे, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं कम होने लगी, क्योंकि यूरोप के अंदर सिंथेटिक इंडिगो उन लोगों को मिलने लग गया था। तो इंडिया का जो बिजनेस था ये इंडिगो का, वो कहीं ना कहीं डाउन में चला गया, डिक्लाइन चला गया। अब इससे प्लांटर्स जो थे, जो यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, ब्रिटिश प्लांटर्स जो थे, उनको लगा कि जब हमें सिंथेटिक इंडिगो मिल रहा है यूरोप से, तो उन्होंने इस इंडिगो को कहीं ना कहीं अवॉइड करना शुरू किया, और जो प्लांटर्स के साथ ने जो एग्रीमेंट किए हुए थे फार्मर्स के साथ, उनको कैंसिल करना शुरू किया। उसके साथ उन्होंने फार्मर्स को बोला कि जब हम ये एग्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं और आपको हमें तावान देना पड़ेगा। तावान मतलब एक तरह से उन्होंने ये उनके ऊपर एक और टैक्स लगा दिया कि जिसमें से 1 बीघा के ऊपर 100 रुपये का तावान लगेगा, मतलब अगर 20 बीघा है तो 2000 रुपया हो गया। तो उस टाइम में जाके 2000 रुपीज़ बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो फार्मर्स को उन्होंने फिर हर तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया, बोला कि अगर आप तावान नहीं देंगे तो आपके जो जानवर हैं, जो ज़मीन है, जो घर है, वो मॉर्टगेज कर दिया जाएगा, गिरवी रखा जाएगा। तो और फार्मर जो थे वो इलिटरेट होते थे जनरली, तो इलिटरेट फार्मर्स के ऊपर वो उनसे सादे पेपर पर उनका अंगूठा लगवा लेते थे और अपनी मन मर्जी से उसके ऊपर रेंट भरते थे, टैक्स उसका इंटरेस्ट या ब्याज लगाते थे। और फार्मर्स की जो फैमिली थी उसकी कई फैमिलीज़ का इसके अंदर ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होता रहता था। अब फार्मर्स जो थे उनके अंदर कम्प्लीटली एज ए रिजल्ट डिसकॉन्टेंट फीलिंग्स और डिससेटिस्फैक्ट्री फीलिंग्स आने लग गई। पर्टिकुलरली उनको लो रेम्यूनरेशन मिलता था, उनका जो मेहनताना होता था वो बहुत कम था, उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू कर दिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, और 3 खतिया सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। 1867 में किया, और 1907 और 1908 में भी उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया अगेंस्ट द 3 खतिया सिस्टम। तो अब 1907 और 1908 में बिहार में ये सब प्रॉब्लम चल रही थी। गांधी जी इंडिया में आए हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से। जब गांधी आए तो गांधी को इनवाइट किया गया कि आप बिहार में आएँ और बिहार की जो फार्मर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है 3 खतिया सिस्टम की और इंडिगो की जो नील की खेती है उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करवाएं। तो गांधी जी को इनवाइट किया गया। उसमें राजकुमार शुक्ला का इंपॉर्टेंट रोल था, संत राउत ने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया रोल, और ब्रिज किशोर प्रसाद। तो इन लोगों ने गांधी जी को परसुएड किया, कन्विंस किया, मनाया किसी तरह कि गांधी जी बिहार में आकर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अल्टीमेटली गांधी चंपारण पहुंचे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके आने की खबर पहले लग चुकी थी, तो वहाँ पर उन्होंने सेक्शन 144 लगा दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सीपीसी का सेक्शन 144 लगाया कि जिसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 3 लोग से 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते उसमें। तो अब गांधी जी वहाँ पहुँचे, तो गांधी जी को पहुँचते ही नोटिस दे दिया गया, चंपारण के डीएम ने उनको नोटिस दिया कि आप यहाँ से सेक्शन 144 लगा हुआ है सीपीसी का, और आप यहाँ से जो नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन, जो जितनी जल्दी जो अभी आपको गाड़ी मिल रही है, वापस आप यहाँ से चले जाएं। ये और गांधी जी को एक नोटिस दे दिया गया। गांधी जी ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, नोटिस को रिसीव करने से रिफ्यूज़ कर दिया, और बोला गांधी जी ने कि चंपारण को मैं अपना घर बनाऊंगा, अब आप मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकते हैं। एनी हाउ गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया सेक्शन 188 आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 188 है उसके अंदर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। अब गांधी जी जब अरेस्ट हो गए तो ह्यूज क्राउड, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके पूरा करीब 2000 से ज़्यादा के करीब किसान जो थे वो पूरा कोर्ट परिसर में जाकर इकट्ठा हो गए। अब ब्रिटिश को गांधी जी को रिलीज़ करना पड़ा। गांधी जी ने बोला कि मुझे जेल जाना चाहिए, मुझे जेल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई वांट टू गो टू जेल। लेकिन गांधी जी के खिलाफ कोई केस ही नहीं बन रहा था, कोई वायलेंस तो हुई नहीं थी, ये तो सब पीसफुली हो रहा था। तो अल्टीमेटली उनको गांधी जी को रिलीज़ करना पड़ा। अब गांधी जी को जब उन्होंने रिलीज़ कर दिया तो उसके बाद ब्रिटिश ने एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिस चंपारण एरिया,
दैट वाज सर E.A. गैट। E.A. गैट के अंडर में एक इंक्वायरी कमेटी एस्टैब्लिश की गई और उसको ये बोला गया कमेटी को कि आपको डिटेल्स देनी है कि ये इंडिगो का मामला है क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और इसकी पूरी बैकग्राउंड के ऊपर एक रिपोर्ट हमें चाहिए, एक डिटेल रिपोर्ट चाहिए। और उस कमेटी के गांधी जी भी एक मेंबर थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस ली गई उसमें 3 खतिया सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, जो जिससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था। जो तावान उनसे लिया गया था उसका 1/4 उनको वापस कर दिया गया, किसानों को पैसा वापस मिला इसमें, तो ये अचीवमेंट थी गांधी जी की। और 3 खतिया सिस्टम भी जो था वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। और प्लांटर राज जो था, गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में आत्मकथा में लिखा भी है कि प्लांटर राज खत्म हो गया। और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो चंपारण विद्रोह जो था, आंदोलन जो था, गांधी जी की एक विक्ट्री थी। तो इसमें गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको चलाया। और गांधी जी के जो हथियार थे, गांधी जी वायलेंस तो करते नहीं थे, तो उनके जो हथियार थे वो ट्रूथफुलनेस था, भूख हड़ताल थी, नॉन कॉपरेशन था और सिविल डिसोबीडियंस था। तो सिविल डिसोबीडियंस से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गांधी जी ने 3 खतिया सिस्टम को ख़त्म करवाया और बिहार के जो चंपारण के जो फार्मर्स थे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था वो गांधी जी ने ख़त्म करवाया। तो दैट वाज द विक्ट्री ऑफ गांधी जी। तो स्टूडेंट्स, यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you could get such type of videos on regular basis. Okay students, thanks.